नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हम हाजिर हैं एक बार फिर से आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का आपका पसंदीदा शो योर मनी लेकर। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000 पर। इसके अलावा जब ये कार्यक्रम लाइव चल रहा होता है तब भी हम सोशल मीडिया से आपके सवाल पिक करते हैं और अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लेते हैं, तो आप वहाँ पर भी सवाल छोड़ सकते हैं। और अब वक्त है हमारे आज के मेहमान से आपका परिचय कराने का। मनी फ्रंट के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गांग साहब हमारे साथ हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। व्यूअर्स की क्वेरीज हम ले, इससे पहले हम बातचीत करना चाहते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स पर। मोहित जी, क्या होते हैं ये SIFs? जी, मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, बड़े लंबे अरसे से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई बहुत नई पहल नहीं हुई थी, कोई बहुत नई तरह का प्रोडक्ट नहीं आया था। तो इसी के चलते सेबी ने एक नई इन्वेस्टमेंट प्रणाली कह लीजिए, एक नया प्रोडक्ट कह लीजिए, उसका इज़ाद किया है और इसको नाम दिया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, वो म्यूचुअल फंड से एक लेवल ऊपर आते हैं रिस्क और रिटर्न के पायदान पर। तो सेबी ने जब ये देखा कि बहुत सारे निवेशक जो हैं आजकल पीएमएस में, एआईएफ्स में, इस तरह के एडवांस प्रोडक्ट्स में निवेश कर रहे हैं और उनके पास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन प्रोडक्ट्स का, इतनी समझ नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से एक सीढ़ी, एक पायदान दे दिया है कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड वाली ये कैटेगरी को ट्राई करिए, इसके प्रोडक्ट्स को देखिए, चुनिए, समझिए और उसके रिटर्न प्रोफाइल को समझिए और फिर आप आगे और भी एडवांस प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। तो जो एक्जिस्टिंग फंड हाउसेस हैं, वो अपने ही फंड हाउसेस के दूसरे ब्रांड, दूसरे अम्ब्रेला के तले इन फंड्स को लॉन्च करेंगे। यानी अगर मैं एसबीआई फंड हाउस हूं तो मैं एसबीआई नाम से एसआईएफ लॉन्च नहीं कर सकता, मुझे मैग्नम के नाम से उन्होंने अपनी ब्रांड निकाली है एसआईएफ की। इसी तरह ईडलवाइस का ब्रांड है ऑल्टिवा, फ्रैंकलिन का ब्रांड है सफायर। तो सबने एक अलग अलग अपने एसआईएफ प्रोडक्ट को नया ब्रांड दिया है। एसआईएफ प्रोडक्ट की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए किसी भी समय में, वो 10 लाख का होना चाहिए एक पर्टिकुलर फंड हाउस के साथ में। आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट छोटे अमाउंट का कर सकते हैं, बट एक समय में आपका मिनिमम 10 लाख रुपए का निवेश होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप पहला निवेश करेंगे एसआईएफ में, वो आपको 10 लाख का डालना ही पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि किसी एक ही फंड हाउस का, मान लीजिए आप मैग्नम की 3 स्ट्रेटजीज लेते हैं, तो आप उन तीनों स्ट्रेटजीज में मिला के सेम डे पे एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, 4-3-3 कर कर। पर टोटल अमाउंट जो है वो एक साथ में 10 लाख रुपए का जाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गई आपकी मिनिमम एप्लीकेशन की बात। इनकी 3 कैटेगरीज हैं, डेट, हाइब्रिड और इक्विटी। उसके अंदर में इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। ये जैसा मैंने कहा थोड़े एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, इसका रिस्क लेवल भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो सकता है और रिटर्न लेवल भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक भूमिका है। एक अलग एडवांस्ड इसमें सेबी ने अलाउ किया है आपको डेरिवेटिव्स यूसेज करने के लिए। ने इसमें काफी हद तक लिमिट्स जो होती थी सेक्टोरल एलोकेशंस की, सिंगल कंपनी एलोकेशंस की, उनको रिलैक्स कर दिया है। तो फंड मैनेजर थोड़ा अग्रेसिव तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं और आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी विच यू चूज। तो मोहित जी, ये बताइए, ये तो ठीक है बातें, लेकिन जो हमारी म्यूचुअल फंड की जर्नी होती है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है, वो शुरू होती है बहुत छोटे तरीके से, बेबी स्टेप्स हम लेते हैं, फिर धीरे धीरे आदमी सीखता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाइवर्सिफाई करता है या फिर स्टेप अप करता है वगैरह वगैरह। तो इस पूरी जर्नी में SIF कहाँ पे है, कहाँ जाके हमें इस तरफ देखना चाहिए, किसके लिए SIF है? जी, मनोज जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक सवाल आपने पूछा है। एसआईएफ जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। जैसा मैंने कहा, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक मुकाम हासिल कर लिया है, ऑलरेडी आपके पास में 4-5 साल का एक्सपीरियंस है
और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपका मिनिमम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ रुपए का हो गया है, तभी आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ मनोज जी, क्योंकि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईएफ में है वो है 10 लाख रुपए का। तो अगर आप एक रीजनेबल एलोकेशन भी इस प्रोडक्ट क्लास को, इस एसेट क्लास को, इस टीम को देना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए आप 10% का एलोकेशन देंगे अपने फंड, अपने पूरे पोर्टफोलियो में। 10% के नीचे तो शायद उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, या उससे ऊपर रखना कुछ ज्यादा ही एक्सपोजर हो जाएगा एक बार के लिए। ज्यादा एक्सपोजर इन द सेंस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से। 10% का एक्सपोजर मान लूं, आपका मिनिमम पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होगा, तब जाकर आप कहीं 10 लाख रुपए का एक टिकट एसआईएफ में लगा पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से ऊपर का है म्यूचुअल फंड में, तब आपको इस कैटेगरी को देखना शुरू करना चाहिए। और आप मिनिमम 5 साल से म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, आपको थोड़ी पकड़ है, थोड़ी समझ है, और उसके साथ साथ आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स में जाने की इच्छा रखते हैं, आपको थोड़े हायर रिटर्न्स चाहिए, या आपको थोड़ी रिस्क एडजस्टमेंट ज्यादा चाहिए, आप उस हिसाब से इसमें कैटेगरी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, डेट, हाइब्रिड और इक्विटी। इक्विटी के अंदर में भी 3 सब कैटेगरीज हैं, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी X100 एंड इक्विटी सेक्टोरल एलोकेशन। डेट के अंदर में भी 2 सब कैटेगरीज, और हाइब्रिड के अंदर में भी 2 सब कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एंड हाइब्रिड एसेट एलोकेटर। तो आपको जिस तरह का आपको रिटर्न प्रोफाइल चाहिए, उस तरह की आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मोहित जी, इस पे थोड़ा हम बात करेंगे टैक्सेशन वगैरह पे भी इसका, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा जो आम इन्वेस्टर है उसके लिहाज से समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब नए प्रोडक्ट्स की आप बात करते हैं, बड़े प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, उनकी आप बात करते हैं, तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो छोटा इन्वेस्टर है, आम इन्वेस्टर है, जो अपनी छोटी बचत को म्यूचुअल फंड के थ्रू बढ़ाना चाहता है, उसका जो पूरा एक मार्केट है, या उसका जो एक उसकी जो एक पूरी सोच है, उसके दिमाग में जो स्ट्रैटेजी होती है, उसके लिए भी कुछ मैसेजेस बनते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा रहे हैं, उनको अगर उन बाद में उनकी जर्नी के लिए ये सब चीज़ें आएंगी, तो शुरुआत में उनका अप्रोच क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? जैसा मैंने कहा कि ये एकदम इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये एकदम रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी नहीं है। जब तक कि आपने एक सफर तय नहीं कर लिया हो म्यूचुअल फंड में थोड़ी अवधि का, तब तक आपको इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं रुख करना चाहिए। एंड इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से, आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा पोर्टफोलियो क्यों ना हो, तो आपको बहुत ज्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं देखना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा-सा अग्रेसिव प्रोफाइल चाहते हैं, या फिर थोड़ा-सा कुछ अलग हटकर अपने पोर्टफोलियो के लिए आप देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं जहाँ पर थोड़ा डेरिवेटिव यूसेज ज़्यादा हो, या फिर थोड़ी शॉर्टिंग हो, अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो ना हो, तब आप इस तरह की कैटेगरी को देख सकते हैं। और जो भी निवेशक ये सोचते हैं कि उन्हें किसी दिन पीएमएस में निवेश करना है, या फिर एआईएफ जैसे प्रोडक्ट्स में निवेश करना है, जो कि थोड़े सोफिस्टिकेटेड एडवांस एचएनआई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन्हें पहले वहां जाने से पहले मुझे लगता है कि इस सीढ़ी के तहत जाना चाहिए। पहले यहाँ पर उन्हें एसआईएफ में अपनी एक छोटी-सी अग्नि परीक्षा दे देनी चाहिए कि क्या वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हैंडल कर पाएँगे, उनकी वोलेटिलिटी को झेल पाएँगे या नहीं, और उसके बाद उन्हें दूसरे एडवांस प्रोडक्ट्स की तरफ रुख करना चाहिए। तो मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप अप दे दिया है सेबी ने। म्यूचुअल फंड निवेशकों को म्यूचुअल फंड के बैनर के तले ही दूसरी ब्रांड के अंदर में एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट करने को मिल रहा है, जो कि एचएनआई श्रेणी में आता है, और उसके बाद वो और भी एडवांस प्रोडक्ट्स में जाना चाहे, तो उनका अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और वो उसके आगे के प्रोडक्ट्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये बताइए कि पर ये शुरुआती निवेशक के लिए नहीं है। जी, जी। ये बताइए कि ये जो म्यूचुअल फंड से एडवांटेज क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं सक्षम हूँ 10 लाख रुपए लगाने के लिए, तो मैं खुद भी उसको मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू करूँ या एसआईएफ के थ्रू करूँ, तो एडवांटेज पॉइंट क्या होगा इसके आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी तुलना में? जी, बिल्कुल। ये भी काफ़ी ऐप्ट सवाल है इस कैटेगरी को लेकर कि देखिए, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ, तो जहाँ पर मेरी म्यूचुअल फंड में, अगर मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड के नॉर्मल इक्विटी फंड्स में निवेश कर रहा हूँ, और मैं अगर एसआईएफ में निवेश करता हूँ, तो मेरी जो एसआईएफ के अंदर अपेक्षा होनी चाहिए, वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कुछ अधिक होनी चाहिए।
थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए बिकॉज़ मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ। एक्स्ट्रा रिस्क क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपका डेरिवेटिव यूसेज जो है, वो 25% तक अनहेज्ड हो सकता है। यानी 25% नेकेड शॉट्स आपके फंड मैनेजर ले सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ हेजिंग के पर्पस से या थोड़ा-सा क्या बोलते हैं मार्जिन के पर्पस से आप थोड़ा-सा डेरिवेटिव ही रख सकते हैं। बहुत ही मामूली डेरिवेटिव्स अलाउड होते हैं, बट यहाँ पर आपको 25% तक सेबी ने अलाउ किया है कि आप चाहें तो पूरा शॉर्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को 25%। तो उससे आपके रिटर्न्स जो हैं वो दोनों तरफ़ा ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब आप अपने ₹100 को निवेश करते हैं तो उसके ग्रॉस अप वैल्यू पे काफ़ी बार फंड हाउसेस जो हैं वो ₹110, ₹115 तक का मार्केट में एक्सपोज़र ले सकते हैं बिकॉज़ उस ₹100 के ₹10 को वो कैश में रखकर या फिर कैश फंड्स में रखकर मार्जिन मनी के जैसे यूज़ करके उसपे वो डेरिवेटिव्स पोज़ीशन बना सकते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है आपको, थोड़ा अग्रेसिव वो देता है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर क्योंकि एक पोर्टफोलियो का साइज़ जो है वो छोटा होगा, म्यूचुअल फंड के जैसे 40, 50, 60 हज़ार करोड़ के फंड्स नहीं होंगे, तो ये फंड मैनेजर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और निम्बलनेस देगा कि वो बहुत जल्दी-जल्दी अपने पोर्टफोलियो का स्वरूप बदल सकते हैं। हुँ। तो और बहुत एग्रेसिव तरीके से वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स यूज़ करके आपके पोर्टफोलियो को एक एक्स्ट्रा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स की तलाश है, हुँ, वहाँ हुँ। पर मुझे लगता है आप एसआईएफ कैटेगरी ले सकते हैं, पर आपको इसके साथ-साथ थोड़ी एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी और थोड़ी-सी इललिक्विडिटी को भी हैंडल करना पड़ेगा। इसके रिडेम्पशंस जो हैं वो डेली बेसिस पे नहीं होते और ना ही सब्सक्रिप्शंस डेली बेसिस पे होते हैं। इसमें वीक में 2 या 3 दिन को ही रिडेम्पशंस अलाउड होता है और सब्सक्रिप्शंस भी 2 या 3 दिन को ही अलाउड होता है। तो ये एक इंटरवल फंड जैसी कैटेगरी बन जाती है और रिडेम्पशन का टाइमलाइन भी इसका ज़्यादा बड़ा है इक्विटी के नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिज़न। चलिए, ये सब बात हो गई। अब आखिरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जभी भी हम किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न के लिए करते हैं, लेकिन अब उसमें कुछ तो खर्चा कट जाता है और कुछ टैक्स कट जाता है। तो इस मोर्चे पर क्या है यहाँ पर एसआईएफ में? जी, आई थिंक दोनों ही मोर्चों पे है बात कर लेते हैं। तो खर्चा थोड़ा-सा शायद हो सकता है कि ज़्यादा हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियोज़ आपके जो मैं कहूँगा कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के एक्सपेंस रेशियोज़ हैं, उसके आस-पास आपको एसआईएफ के एक्सपेंस रेशियोज़ भी मिल जाएँगे, चाहे वो डायरेक्ट प्लान में हो या फिर रेगुलर प्लान में हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ, थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि एक मार्जिनली एक्सपेंस ज़्यादा है यहाँ पर फ्रॉम अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड बट दैट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। वो ऐसा नहीं है कि आप उसके चलते इसको लेना ही पसंद ना करें, इतना ज़्यादा भी नहीं। दूसरी बात रही टैक्सेशन की, तो अच्छी बात ये है कि इस प्रोडक्ट में टैक्सेशन काफ़ी फ़ेवरेबल है जहाँ हाइब्रिड फंड की हम बात करते हैं, तो हाइब्रिड फंड में यहाँ पर क्योंकि ये सारे ही फंड इंटरवल फंड्स के जैसे ऑपरेट करते हैं, ये कंपल्सरीली लिस्टेड होते हैं एक्सचेंज पे और जैसे ही ये लिस्टेड होते हैं, इनका जो टैक्सेशन होता है, वो 1 साल में लॉन्ग टर्म लग जाता है एलटीसीजी। तो 1 साल के ऊपर अगर आप हाइब्रिड एसआईएफ होल्ड कर रहे हैं, तो आपको 12.5% एलटीसीजी टैक्स ही देना पड़ेगा और 1 साल के नीचे अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म गेन है वो आपका स्लैब रेट है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 साल से नीचे की अवधि में आप कृपया करके हाइब्रिड एसआईएफ ना करें। यहाँ पर आपका जो टैक्सेशन है वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, वो आपको पूरा स्लैब रेट का रखता है एज़ कंपेयर टू लेट्स से एन आर्बिट्राज फंड या कोई नॉर्मल इक्विटी फंड जहाँ पर आपको 20% ही शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है। अगर आप इक्विटी एसआईएफ कर रहे हैं इक्विटी कैटेगरी के तो वहां हुँ। पर म्यूचुअल फंड के जैसे ही टैक्सेशन भी सेम है लॉन्ग टर्म में 12.5% शॉर्ट टर्म में 20% तो वहां कोई फर्क नहीं है। जी। तो हाइब्रिड में फ़र्क है और ऐसी छोटी-छोटी बारीक बातें हैं जो कि आपको बनाती हैं एक बेहतर निवेशक, चाहे म्यूचुअल फंड की बात हो या इक्विटीज़ की बात हो। बढ़ते हैं अब हम अपने रोज़ के काम की तरफ और लेते हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज। सबसे पहले हमारे साथ हैं बड़ोदरा से राम जी। जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपके प्रोग्राम से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। जी, जी, धन्यवाद। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी अभी 50 साल उम्र है और मैं 58 को रिटायर हो जाऊँगा। ओके। तो 3 साल पहले मैंने ये सारे म्यूचुअल फंड चालू किए थे 12,000 से। अभी मैं 40,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। सो मेरी जब तक जॉब रहेगी तब तक मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। जी, जी। उसके बाद मैं उसको होल्ड पे रख दूंगा एंड 7 साल तक मैं उसको रख सकता हूँ। जी। 7 साल तक मैं कुछ भी अरेंज कर लूंगा अपने दूसरे फंड से।
तो मेरा टारगेट 2 to 3 करोड़ है। सो मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। जी, तो मोहित जी ये 8 साल अभी और इन्वेस्ट करेंगे और 7 साल उसके बाद इन्वेस्टमेंट भले बंद हो जाए लेकिन अभी निकालेंगे नहीं, फाइनली क्या बनेगा हिसाब किताब इनका? जी। तो राम जी देखिए, थोड़ा-सा आपने लेट तो किया है अपने निवेश की प्रक्रिया को शुरू करने में, पर उसमें घबराने की बात नहीं है। आपने जो लक्ष्य अपने लिए साधा है, आप उसके काफ़ी करीब पहुँच जाएँगे। तो देखिए 40,000 रुपए का अभी आपका मासिक एसआईपी चल रहा है। अगर मैं इसमें साढ़े 12% की दर अज़्यूम कर लूँ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, तो आपका जो कॉर्पस है वो बढ़कर अगले 8 सालों में 62,80,000 के आसपास पहुँच जाए। ऑलरेडी एक जमा धनराशि है 9,82,000 रुपए, तो वो कुछ बढ़कर 24 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर 8 साल में आपका जो कॉर्पस होगा वो 87 लाख रुपए का जमा कर लेंगे आप। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि 7 साल तक आपको इसको टच करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने दूसरे अक्रूवल से अपना घर का खर्चा और सब चला लेंगे। तो अगर मैं ये जो 87 लाख का कॉर्पस है इसे अगले 7 साल के लिए छोड़ देता हूँ और इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं अज़्यूम करता हूँ, तो ये बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख रुपए पर पहुंच जाएगा। तो 12% की यहाँ पर मैंने रेट अज़्यूम की है। आपका जो लक्ष्य था 2 करोड़ का, आप उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। सिर्फ 8 लाख रुपए के आसपास कम रहेंगे। थोड़ा-सा मार्केट की रेट अगर रिटर्न्स अच्छे हुए तो आप डेफिनिटली अपने लक्ष्य को ओवरऑल क्रॉस भी कर लेंगे। तो ये तो रही आपके लक्ष्य की बात। अगर आप अपने एसआईपी पे 5% का स्टेप अप लगा देते हैं, जो कि अभी आपकी 40,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, अगर आप उसे हर साल अगले 8 साल तक 5% से सिर्फ बढ़ाइए, तो आपका जो टोटल कॉर्पस है वो 2 करोड़ 14 लाख तक पहुंच जाएगा अगले 15 साल में। वही मैंने प्रक्रिया इसमें भी अज़्यूम की है। तो आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से साध सकते हैं। रही बात आपके फंड्स की, फंड्स में कोई खराबी नहीं है, आपने अच्छे से अपने कॉर्पस को बनाया है। आपने 3 अच्छी कैटेगरीज में बड़ा अमाउंट डाला है 10-10 हज़ार का, और 2 छोटा मिड कैप में एक 6,000 रुपए का, और 2 स्मॉल कैप फंड्स में 2-2 हज़ार रुपए के निवेश किए हैं। तीनों ही फंड जो है मिड स्मॉल के बहुत ही अच्छे हैं। जो 3 बड़े फंड है उसमें भी आपने एक एचडीएफसी का फोकस 30 जो कि बहुत अच्छा फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस थोड़ा-सा ठंडा रहा है, बट ओवरऑल काफ़ी नामचीन फंड है और काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंट फंड है। तो ये तीनों ही फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा सारे फंड्स अच्छे हैं। आपको पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब। चलिए, तो पोर्टफोलियो अच्छा है और 15 साल का प्रोजेक्शन जो है वो भी आपको मिल गया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। रेखा गुप्ता हैं हमारे साथ, है जयपुर राजस्थान से। रेखा जी, क्या सवाल है आपका? ये अब मैंने डाला है ना ये फंड, इसके बारे में बताइए, सही है कि नहीं है ये? जी, तो मोहित जी इन्होंने अपना जो भेजा है पोर्टफोलियो वो आपके सामने होगा, और इनका सवाल जो है वो फंड सिलेक्शन को लेके स्ट्रेटजी इनकी सही है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो एक आम इन्वेस्टर के मन में उठ सकती है। क्या समाधान है आपके पास? जी, तो रेखा जी देखिए, आपने करीब 10 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं। मेरे लिहाज से थोड़ा-सा ज़्यादा है, 10 फंड की इतनी आवश्यकता नहीं होती, बट इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी खराबी नहीं है। आपने कोई 20-30 फंड नहीं भरे, तो वो भी ठीक है। पर कोशिश करिएगा कि 10 से ज़्यादा इस आंकड़े को ऊपर ना ले जाएँ और नए फंड ना ऐड करें। जितना हो सके अपने इसी पोर्टफोलियो को ऊपर-नीचे करिए, इसी में अपनी रकम को बढ़ाइए। आप अपने लार्ज कैप एलोकेशन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके पास फिलहाल लार्ज कैप का एक फंड है, एचडीएफसी लार्ज कैप, जो कि बहुत अच्छा फंड है। कोशिश करिए कि उसके एलोकेशन को आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का हमेशा 25 से 30% तक रख सकते हैं। तो वो एक आपका प्रॉपर लार्ज कैप अच्छा एलोकेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपने कुछ थीमेटिक फंड ले रखे हैं रेखा जी। आपने एक कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड ले रखा है, और अब देखिए थीम तो अच्छी है कंजम्पशन की, और भारतीय इकोनॉमी है भी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, बट ये सारे जो फंड्स होते हैं थीमेटिक वो थोड़े सिक्लिकल होते हैं। आपको हमेशा इसमें एंट्री और एग्जिट को टाइम करना पड़ता है। आप हमेशा के लिए नहीं बने रह सकते इन सारे फंड्स में। तो अगर आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते, मार्केट की चाल को आप बहुत क्लोजली मॉनिटर नहीं करते हैं, तो मेरी राय रहेगी कि थीमेटिक फंड्स या सेक्टोरल फंड से जितना हो सकता है बचिए, और अपने पोर्टफोलियो को नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, और या फिर प्योर लार्ज मिड स्मॉल कैप फंड्स में ही डाइवर्सिफाई करके चलाइए। तीसरी बात ये कि आपके पास में 2 कॉन्ट्रा फंड है।
एक है आपके पास में मेरे ख्याल से इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड और दूसरा है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अब देखिए कॉन्ट्रा फंड की थीम तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है, फंड हाउसेस दो अलग-अलग है, वो बात बिल्कुल ठीक है। बट उनका जो अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट होता है वो सेम होता है कि वो लोग कॉन्ट्रेरियन थीम्स पे बेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रा फंड में भी 2 फंड्स की आवश्यकता नहीं है। आप एक फंड से अपना काम चला सकते हैं। 2 फंड्स जिनको मैं वॉच लिस्ट पर डालूँगा, वो है टाटा स्मॉल कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों का ही हाल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, तो इनको आप थोड़ा क्लोज़ली मॉनिटर करिए। अगर अगले 6 महीने में यहाँ परफॉर्मेंस में पिकअप नहीं आता है, तो शायद आपको यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का डायग्नोसिस। आई होप दिस हेल्प्स। जी, तो रेखा जी को मिल गया होगा जवाब। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हर फंड कुछ कहता है। थीमेटिक फंड्स हैं या फिर जो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स है, सबका अलग अलग मकसद होता है। आपके उस मकसद के साथ वो कितना मैच करता है, और कुछ जगह आपको, जैसा कि मोहित जी ने बताया, टाइम करने की भी ज़रूरत होती है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और हमें ख्याल रखना पड़ता है ब्रेक्स का भी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। हम बात कर रहे हैं अपने कॉलर्स से, व्यूअर्स से, म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्या क्वेरी है उनकी। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं फर्रुखाबाद से राम सिंह साहब। राम सिंह जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं एक SIP कर रहा हूँ 40,000 रुपए की। ओके। अभी सर उसकी करंट वैल्यू है 6.5 लाख। तो मैंने सर उसमें 5 फंड ले रखे हैं। तो सर ये फंड जो मैंने ले रखे हैं ये सही है या इनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? ओके मोहित जी, इनके फंड्स आपके सामने होंगे, तो बताइए इनके फंड्स सही है और क्या ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? जी राम जी, आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को पिरोया है। एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड जो कि नया आया है, हालाँकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना नहीं है जियो फंड हाउस का, बट मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल डू वेल। इसमें मैं आपको बने रहने की सलाह दूँगा। उसके बाद में आपके पास में 2 उच्च कोटि के फंड हैं, एचडीएफसी का मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप। दोनों ही अपने अपनी कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ फंड्स हैं। इवन मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड इज़ अ वेरी गुड फंड और कोटक मल्टी कैप भी बहुत ही अच्छे फंड हैं। आपके पास में कोई प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। हालाँकि जियो फ्लेक्सी कैप में आपको थोड़ा-सा लार्ज कैप कवरेज मिल जाता है, बट कभी आगे जाकर अगर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और संबल देना है, तो आप एक प्योर लार्ज कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। वैसे मल्टी में, लार्ज एंड मिड में और फ्लेक्सी में आपको लार्ज कैप एलोकेशन मिल रहा है, तो नहीं भी रखेंगे तो चल सकता है। जहाँ तक बात आपके लक्ष्य की है, 40,000 रुपए का एसआईपी आप कर रहे हैं, 10% के एनुअल स्टेप अप के साथ में आप करीब 7.5 करोड़ रुपए की रकम जमा कर लेंगे अगले 20 साल में, और जो आपका एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है 6.5 लाख का, वो बढ़कर कुछ 62 लाख हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 20 साल में आप 8 करोड़ का कॉर्पस अपने लिए जमा कर लेंगे, जो कि आपके गोल से बहुत ज़्यादा है। ये मैजिक जो हो रहा है वो स्टेप अप के कारण हो रहा है। तो स्टेप अप को छोड़िएगा मत। आप जितना ज़्यादा स्टेप अप करेंगे और जितना कंसिस्टेंटली करेंगे, आपका पोर्टफोलियो उतना ही बड़ा बनता जाएगा। जी, तो ये स्टेप अप का जादू देखने को मिलेगा। और समय कम है मोहित जी, तो चलते चलते आपके टॉप 4 फंड्स बता दें। जी मनोज जी, मेरी टॉप 4 पिक्स रहेंगी। लार्ज कैप श्रेणी में एक पैसिव इंडेक्स फंड, यहाँ पर मैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का सिलेक्शन करूंगा। एक्टिव फंड इन्वेस्को मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप। और मैंने एक कमोडिटीज फंड लिया है। हाल ही में जो गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आया है, उसको देखते हुए हमने हमारी राय को बदल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड का सिलेक्शन रहेगा मेरे टॉप 4 पिक्स में। जी, तो ये है टॉप 4 पिक्स मोहित साहब के। और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इन्वेस्को मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF FOF। तो खास बात तो है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। इसमें थोड़ा अलग हट के सुझाव दिए हैं मोहित जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी हमसे जुड़ने के लिए। और आप भी चाहें तो हमारे प्रोग्राम में सवाल भेज सकते हैं। नंबर्स आपके सामने रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।